जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज इमरान खान साहब के साथ उनके साथियों की मुलाकात हो गई। खान साहब ने कुछ नए अहकामात दिए हैं, 3 नए अहकामात हैं। वो अहकामात क्या हैं और क्या पार्टी अब उनके ऊपर पूरा उतर सकेगी, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएँगे। और पाकिस्तान का जो इम्प्रेशन है पूरी दुनिया में, वो इतना ख़राब क्यों है? क्या हम इस इम्प्रेशन को ठीक कर सकते हैं? ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अब बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के साथ-साथ अमेरिका की तरफ से भी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बयान आ गया है और अमेरिका ने भी कह दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसके अंदर इंसाफ नहीं हो सकता। क्या आलमी बरादरी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाना चाहती है और क्या इससे इमरान खान साहब जो हैं उनका नैरेटिव पूरी दुनिया में पॉपुलर होता जा रहा है? ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ और मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त मसलन गर्दिश करता जा रहा हूँ जिसको कहा जाता है। सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क गया, मुझे तकरीबन 5-6 दिन न्यूयॉर्क के अंदर रहने का इत्तफ़ाक़ हुआ। फिर उसके बाद 4 दिन के लिए मैं पेरिस आया और अब मैं स्पेन जा रहा हूँ। और इन 3 मुल्कों के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारी फ़्लाइट्स ली मैंने और इन फ़्लाइट्स के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई। फिर बहुत सारे कैब ड्राइवर्स जो हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों के ऊपर भी बात हुई। तो जब भी मैं लोगों से मिलता था तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करता था कि पाकिस्तान के बारे में आपका क्या व्यू है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैक्सिमम लोग जो हैं, जो यूथ है, उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है और ये कहाँ पे है। और अगर किसी को पता था तो सिर्फ़ 2 हवालों से पता था। लोग ये कहते थे कि वहाँ पे जंग हो रही है, कहते हैं वार ज़ोन है। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि जंग तो वहाँ पे कोई नहीं हो रही। फिर मैं उनको बताता था कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो कोई जंग नहीं हो रही। अलबत्ता अफ़गानिस्तान के अंदर होती थी और वो भी पुरानी बात हो गई है। अब तो वहाँ पे भी 20 साल से कोई जंग नहीं हुई और पाकिस्तान में तो कोई जंग नहीं है। तो वो बड़े हैरान होते थे और कुछ दूसरे लोग थे, उन सब का ये कहना था कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चलता रहता है। तो जब भी बात होती है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पिछले दिनों प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लोगों के ज़हन में बांग्लादेश का इंप्रेशन भी ये है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और जहाँ पे लोग कत्ल हो रहे हैं, जहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। सेम इसी तरह पाकिस्तान के बारे में भी उनका तसव्वुर यही है कि एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर या जंग चल रही है या फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, ये पाकिस्तान की शनाख्त है पूरी दुनिया के अंदर। इसके साथ-साथ दूसरे मुल्कों के बारे में, मसलन मैं इंडिया के बारे में पूछता था तो लोग ये कहते थे कि बॉलीवुड है वहाँ पे, वहाँ की फ़िल्में बड़ी ज़बरदस्त हैं। फिर वो कहते थे कि आईटी इंडस्ट्री उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। फिर ये कहते थे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। लोग ये कहते थे जी हम इंडिया जाना चाहते हैं, इंडिया को देखना चाहते हैं। तो इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटली मुख्तलिफ हो गया पूरी दुनिया में अंदर। वहाँ पे ना कोई उसी के बारे में ये कहता है कि वहाँ पे जंग चल रही है, ना ये कहता है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई कहता है कि वहाँ पे चर्चिज़ को आग लगाई जा रही है, ना ये वहाँ कहा जाता है कि उनकी 28 रियासत के अंदर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, ना वहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान फसादात हो रहे हैं, लोग लोगों को जला रहे हैं, लोग लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ना वहाँ पे ये कहा जाता है कि गुर्बत है इंडिया के अंदर, बल्कि इंडिया का जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पे पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ हो चुका है। जबकि इससे पहले इंडिया के बारे में तसव्वुर ये था कि वहाँ पे क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक होते हैं, वहाँ पे मुसलमानों को जला दिया जाता है, वहाँ हिंदुओं के साथ लड़ रहे होते हैं, वहाँ पे कास्ट के किस्म की तकसीम है कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अनटचेबल होते हैं, जिनको हाथ ही नहीं लगाया जा सकता, जो शूद्र होते हैं। और इसके साथ इंडिया के बारे में ये था कि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, फिर कहा जाता था वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब इंडिया के बारे में मुकम्मल तौर पे तसव्वुर बदल चुका है, जबकि पाकिस्तान का तसव्वुर पूरी दुनिया के अंदर ये है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चलते हैं और वहाँ पे जंगें होती हैं। मेरा ख़्याल है ये हमारे लिए काफ़ी है कि पूरी दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है और इस इम्प्रेशन को अगर हमने दुरुस्त करना है तो हमने इसी तरह करना होगा जिस तरह इंडिया ने किया है। हमें जो पाकिस्तान का अच्छा फेस है वो साबित करना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा। मसलन कंप्लीट वारलेस होना चाहिए इस मुल्क को कि किसी जगह पे पाकिस्तान के अंदर कोई जंग नहीं चल रही होनी चाहिए, कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और अगर हो रहा है तो दुनिया को उसकी कानो-कार खबर नहीं होनी चाहिए। ये जो हम हर किस्म के ऑपरेशन को पूरी दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के मीडिया के लिए खोल देते हैं, मेरा ख्याल है इसको बंद होना चाहिए। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए प्रोटेस्ट के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए और अगर प्रोटेस्ट लाज़िम है तो फिर मेरा ख्याल है बड़े शहरों के अंदर कोई जगह मुख्तस करके कह दिया जाए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर लिया करें। लेकिन उसकी खबरें भी इंटरनेशनल मीडिया पे या लोकल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का चेहरा ख़राब हो रहा है पूरी दुनिया में। और इन चीज़ों से ज़ाहिर निकलने के लिए हमें सेटलमेंट करनी पड़ेगी, हमें एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, बैठ के कोई ना कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है
हम फार्मूला बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। नफ़रत इतनी ज़्यादा है लोगों के दरमियान, इतनी ज़्यादा खिंचाव है लोगों के दरमियान और इतनी ज़्यादा डिवाइड है पाकिस्तान के अंदर कि सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं, सब एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, बल्कि खूनी दुश्मन हैं। तो इस सब चीज़ों को हल करने के लिए ज़ाहिर है हमें टेबल पे बैठना पड़ेगा। अब देखिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और गवर्नमेंट बैठी है, तो मेरा ख़्याल है इन्हें मुकम्मल तौर पे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी चल सके, इंसानी हकूक़ भी चल सकें और इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज है, एक अच्छा फेस है, वो भी पूरी दुनिया के सामने आ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स इस मामले में सीरियस है या वो सीरियसली मामलात को हैंडल करना चाहता है। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अब आप देख लें जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका डिसीजन आया है और इस डिसीजन ने पूरी दुनिया में कोहराम बर्पा कर दिया है। सबसे पहले बरतानिया की तरफ से रिएक्शन आ गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में इंसाफ नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ गया। आज अमेरिका की तरफ से भी रिस्पांस आ गया। उन्होंने कहा जी इससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते और हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अमेरिका को उसका फेस दिखा सके कि जनाब कि जब कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ था और वहाँ पे ट्रंप साहब के जो चाहने वाले थे उन्होंने वहाँ पे जो तोड़ फोड़ की थी आपने उसके लिए क्या किया था आपने बच्चों को भी जो मिच्योर नहीं थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी उनको भी सज़ा दे दी थी आपने और वहाँ पे आपने स्पीडी अदालतें कायम करके अक्रॉस द बोर्ड जो सामने नज़र आया उसको सज़ा ठोक दी और वो सब लोग इस वक्त भी जेलों के अंदर हैं। फिर हम बरतानिया को नहीं कह सकते कि जनाब आपके अंदर पिछले दिनों राइट्स हुए थे और उन राइट्स के लिए आपने स्पेशल अदालतें बना के 24 घंटे काम किया और वहाँ पे भी आपने छोटे बच्चों को पकड़ के भी सजाएं दी। यूरोपियन यूनियन को भी नहीं कह सकते कि जनाब आप अपने 28 मुल्कों को देख लें या 27 मुल्कों को देख लें वहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ पे तो आम जो पुलिस मैन है वो अपना गोडा किसी के गर्दन के ऊपर रख के उसकी गर्दन तोड़ देता है और वहाँ पे गोली चल जाती है बाकायदा पुलिस की तरफ से फ़ौज की तरफ से गोली चला दी जाती है लोगों के ऊपर और वहाँ पे लोग बड़े कत्ल हो जाते हैं। लेकिन हम ये दुनिया को नहीं बता पा रहे क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इन कोर इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दे सकें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एडवोकेसी कर सकें। अब ज़ाहिर है बरतानिया की तरफ से रिएक्शन आ जाएगा, उसके साथ यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ जाएगा, अमेरिका की तरफ से आ जाएगा। ये सारी दुनिया हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने के लिए, पाकिस्तान के पेच कसने के लिए तैयार बैठी होती है और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए बजाय इसके कि रोज़ हम अपने गंदे कपड़े जो हैं चौराहे में धोना शुरू कर दें और पूरी दुनिया फिर इस मौके को गनीमत समझ के हमारी आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दे या हमारी गर्दन के ऊपर वो अपना गोडा रख दें। तो बेहतर ये है कि हमें ये मामलात समेटने चाहिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कमाल है कि उसने अपने इशू को इंटरनेशनल कर लिया है। हम माने या ना माने लेकिन हमें इमरान खान साहब की इस स्ट्रेंथ को मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, बल्कि उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पूरी दुनिया को कन्विंस कर लिया कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। इसलिए बाहर से रिएक्शन आ रहा है, अमेरिका की तरफ से आ रहा है, यूके की तरफ से आ रहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रहा है। जबकि हमें चाहिए ये कि हम जो चीज़ें उसको सेटल करें, पूरी दुनिया को बताएं कि जनाब आप अपना सिस्टम तो देख लें और पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह कत्ल गारत करी हो रही है या पाकिस्तान के अंदर कंटोनमेंट्स के ऊपर अटैक हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर सिविलियन आबादी के ऊपर अटैक्स हो रहा है तो हमने तो अदालतें बनानी है। फिर हमने उन अदालतों के अंदर फैसला भी करना है ताकि पाकिस्तान को क्लीन किया जा सके, साफ़ किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है हम अपना मुकदमा नहीं लड़ पा रहे और ये हमारा मेरा ख्याल एडवोकेसी का एक इंटरनेशनल एडवोकेसी का बहुत बड़ा फेलियर है, बल्कि ये हमारी मार्केटिंग फेलियर है कि पाकिस्तान मार्केट नहीं कर पा रहा अपने आप को। इसी तरह अगर आपने ये कोर्ट्स बनानी थी तो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई जा सकती थी। मसलन आप इसे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के अंदर एक केस चला लेते और उनको पाबंद कर देते कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर सबका फैसला करना है या फिर एक ऐसी अदालत बना दी जाती फौरी तौर पे जो 9 मई के केसेस को डील करती और उसके तहत फ़ौरन हम फैसले कर देते। और या फिर ऐसा होता कि जब बरतानिया के अंदर राइट्स हुए थे और वहाँ पे खसूसी अदालतें चल रही थी और उन अदालतों के अंदर फैसले हो रहे थे तो हम उसी रो में हम भी फैसले कर देते, तब बरतानिया कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता था। या फिर अमेरिका के अंदर कोई इस टाइप का क्राइसिस होता तो हम उन्हीं डेट्स में फैसले कर देते ये भी। और या यूरोप के अंदर अगर क्राइसिस होते रहते हैं ज़ाहिर है जब वहाँ पे इस टाइप का कोई क्राइसिस होता तो हम उसी टाइमलाइन को फॉलो करके हम भी फैसले कर लेते तो फिर किसी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आना था। जब वहाँ पे मामला सेटल हो गए, वो सोसाइटी नॉर्मल हो गई तो उसके बाद जब थर्ड वर्ल्ड की तरफ से इस किस्म के फैसले आते हैं तो फिर उसके ऊपर एतराज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान के बारे में भी ये एतराज़ किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इसको हमें सीरियस लेना पड़ेगा और अगर हम सीरियस नहीं लेते तो आने वाले दिनों में ये मामला सीरियस हो जाएगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान को बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इससे हमें सोचना चाहिए और इससे हमें डील करना चाहिए। आज इमरान खान साहब की मुलाकात होगी बैरिस्टर गौहर साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों के साथ
और इसके साथ तो बुशरा बीबी के साथ भी मुलाकात हो गई। तो इमरान खान साहब ने 3 नई एडवाइसेस की उन्हें। एक तो ये एडवाइस की है कि 2 जनवरी को आपने जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है उसमें ज़रूर शरीक होना है, सब ने शरीक होना है। ये हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि इमरान खान साहब जो उन तक पैगाम पहुँच गया और इमरान खान साहब ये आज कहेंगे अपनी टीम को कि आपने 2 जनवरी का जो मुज़ाकरात है उसमें सब लोगों ने आना है। लिहाज़ा अब जो इजलास होगा उसके अंदर आप देखिएगा उमर अयूब साहब भी होंगे, सलमान अकबर राजा साहब भी होंगे, हामिद खान साहब भी होंगे और इसके साथ साथ गंडापुर साहब भी होंगे, क्योंकि डायरेक्शन इमरान खान साहब ने क्लैरिटी के साथ दे दी है। साथ ही इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप गवर्नमेंट को पाबंद करें कि वो एक टाइम फ्रेम दे कि ये मुज़ाकरात इतने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कंक्लूड होंगे और गवर्नमेंट से वो टाइम फ्रेम लिया जाए और इसे मजबूर किया जाए कि वो टाइम फ्रेम दें, क्योंकि अगर इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया इसको तो फिर मामला जो है वो हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा। और टाइम फ्रेम मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों का दिया जाएगा। ये 1 हफ्ते के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 1 हफ्ते से स्टार्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते टाइम देगी। अब सवाल वही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों 1 हफ्ते और 2 हफ्ते का टाइम देगी मैक्सिमम? उसकी वजह 20 जनवरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 20 जनवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग से पहले इसका फैसला हो जाए, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा और ट्रंप अगर उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देता तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये जो हवा है कि वहाँ पे रजीम चेंज हो रही है अमेरिका के अंदर, उससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और स्टेट मज़ीद तगड़ी हो जाएगी। और अगर उस वक्त स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि अगर ट्रंप कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को रिहा करें और स्टेट उसके रिएक्शन में कह देती है कि जनाब हम तो नहीं कर रहे, और फिर अमेरिका उसके ऊपर खामोश बैठ जाता है, तो फिर भी इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी तोप चलनी थी वो चल चुकी होगी। तो खान साहब ये चाहते हैं कि 20 जनवरी से पहले ये फैसला हो जाए और इसी रो के अंदर, क्योंकि इस वक्त स्टेट थोड़ी सी घबराई हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लग जाएं या वो IMF को पाबंद कर दे कि अब आपने अगली किस्त इनको पाकिस्तान को नहीं देनी। तो उससे स्टेट ज़ाहिर है यरकी हुई है इस वक्त, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस यरकाओं के दौर से जो गुजर रही है स्टेट, उसी में अपना फैसला भी करवा लें। तो खान साहब का एक ही मकसद है कि 20 जनवरी से पहले ये फैसला हो जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने डिसाइड की वो ये कि ये जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इशू है, जैसे कि यूके की तरफ से आ गया प्रेशर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ गया, जैसे कि अमेरिका की तरफ से आ गया, या ये जो मिसाइल का प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके ऊपर जो पाबंदियाँ लग रही हैं पाकिस्तान पे ऊपर, इस पे उन्होंने कहा है कि कोई शख्स पार्टी का बयान नहीं देगा, सिर्फ गौहर खान साहब बयान देंगे और सलमान अकबर राजा साहब बयान देंगे। इसके अलावा किसी शख्स को उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है कि वो इसके ऊपर बयानबाजी कर सके। और उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं जो स्टेट का बयानिया है उसको टो चैन कर रहे थे या उसके पीछे खड़े थे, और उन्होंने कहा जी कि मिसाइल प्रोग्राम जो उसके ऊपर अमेरिका को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो खान साहब नहीं चाहते कि पार्टी में से इस किस्म की आवाज़ें भी उठें, तो वो चाहते हैं कि जो बयानिया भी हो वो पार्टी की तरफ से हो और वो बाकायदा तहरीरी तौर पे हो। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इस किस्म की जो फॉरेन अफेयर्स के इशू उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी करेगी, और वो गौहर खान साहब के रेफरेंस से नाम से होगी या फिर सलमान अकबर राजा साहब के दस्तखतों से होगी। वो हर आदमी उसके ऊपर बात नहीं कर सकेगा। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी पर पाबंदी लगा दी है कि ख़बरदार आज के बाद किसी ने फॉरेन अफेयर से रिलेटेड या बाहर के जो इशूज़ हैं उनसे रिलेटेड किसी किस्म का कोई तासुर दिया या किसी किस्म का बयान जारी किया। और मेरा ख्याल है वो शोएब शाहीन साहब से भी नाराज़ हैं कि जिस पे उन्होंने कह दिया था कि इमरान खान साहब का ट्विटर जो है वो बाहर से ही हैंडल होगा। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर से अगर हैंडल किया जाएगा तो फिर उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, तो इसलिए इमरान खान साहब का बाहर से, और ज़ाहिर उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो इमरान खान साहब ने ऐसी तमाम चीज़ों से अपनी पार्टी को रोक दिया है। तो अब हम कंक्लूड करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो मुज़ाकरात का दौर स्टार्ट हुआ है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी न किसी पासे किसी न किसी साइड पे इस सारे मामले को लगा देना चाहिए, बजाय इसके कि फिर ओपन एंडेड छोड़ दें और इश्यूज़ जो हैं वो फैलते चले जाएँ। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए 3 अहकाम जारी कर दिए हैं। एक 2 जनवरी का जो इजलास होगा पार्टी के तमाम जो कमेटी के लोग हैं उसके अंदर शरीक होंगे। दूसरा जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है वो बयान सिर्फ़ और सिर्फ गौहर खान और सलमान अकबर राय साहब देंगे। और तीसरा ये है कि टाइम फ्रेम पे पाबंद किया जाए गवर्नमेंट को, और टाइम फ्रेम जो है वो 1 हफ़्ते का होगा या मैक्सिमम 2 हफ़्ते का होगा। इमरान खान साहब चाहते हैं कि 20 जनवरी से पहले ये फ़ैसला हो जाए। वजह मैंने आपको बता दी है। और इसके साथ साथ मेरी दरख्वास्त ये रियासत से कि मामलात को सेटल करें ताकि पाकिस्तान का इम्प्रेशन
बेहतर होना चाहिए पूरी दुनिया में, बजाय इसके कि एक ऐसी कौम जिसके अंदर प्रोटेस्ट चलता रहता है या फिर एक ऐसी कौम जिसके अंदर जंगों के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। इससे बाहर निकले पाकिस्तान। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।